नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी इंदौर की है। इंदौर में ही बाणगंगा थाना आता है। इसी थाने के गणेश धाम कॉलोनी में बबलू अपनी पत्नी वनीता के संग रहता था। बबलू जब 23 साल का था तब उसकी शादी पास की तहसील के एक कस्बे में रहने वाली वनीता के संग हुई थी। शादी के वक्त वनीता केवल 19 साल की थी। खूबसूरत वनीता को पाकर बबलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए शादी के 1-2 साल तक तो वह हनीमून मोड में ही बना रहा। लेकिन केवल प्यार से तो पेट भरता नहीं है। इसलिए पत्नी वनीता के गर्भवती होने के बाद वह काम के लिए घर से बाहर निकला। किशोर उम्र में ही बबलू ट्रक पर क्लीनर का काम कर चुका था, तो उसने ट्रक चलाना भी अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया, जहाँ कुछ साल के अनुभव के बाद बबलू ट्रक लेकर माल पहुँचाने देश भर में जाने लगा। बबलू वनीता की सुंदरता का बेहद दीवाना था, इसलिए उसे एक रात के लिए भी वनीता से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पेट की जरूरत के चलते धीरे धीरे वनीता और बबलू दोनों ने ही एक दूसरे के बगैर रातें काटना सीख लिया। 2 बच्चे हो जाने के बाद भी बबलू की दीवानगी जरा भी कम नहीं हुई थी। इसलिए जिस रोज खाली ट्रक लेकर वापस इंदौर पहुंचता, उस रोज वनीता को पहले ही फोन करके बता देता कि वो आज बच्चों को जल्दी सुला दे। पति की बात समझकर वनीता खुशी खुशी बबलू के आने की तैयारी करने लगती। वनीता जानती थी कि बबलू घर आएगा तो शराब के साथ नॉनवेज खाएगा। इसलिए वह पति के आने से पहले ही मोहल्ले में मीट की दुकान चलाने वाले रिजवान कसाई के वहाँ जाकर ताज़ा गोश्त लाना नहीं भूलती थी। महीने में 1-2 बार उसका रिजवान की दुकान पर जाना होता ही था। इसलिए धीरे धीरे रिजवान से परिचय बढ़ जाने पर उसके बीच कभी कभी व्यापार से हटकर सामान्य बातें भी होने लगी। इससे रिजवान को इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उसके मोहल्ले में रहने वाली यह खूबसूरत युवती महीने में ज़्यादातर दिन पति के बिना 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है। इसलिए मौका देखकर रिजवान ने वनीता से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे पति की लंबी लंबी गैर मौजूदगी से परेशान वनीता ने रिजवान में रुचि लेना शुरू कर दिया। जिससे बात बढ़ते बढ़ते वहाँ तक आ पहुँची कि एक रोज रिजवान ने उससे कहा, कभी हमें भी अपने हाथ का बना गोश्त टेस्ट करवा दीजिए, जब मर्जी हो तब आ जाना। वनीता ने उससे कहा तो रिजवान ने अगला दांव फेंकते हुए कहा, चाहे मेरे मन से नहीं, जब आपका मन हो तो बुला लीजिए। यह बात कहते हुए रिजवान ने मन शब्द पर कुछ इस तरह से जोर दिया कि वनीता समझ गई रिजवान किस बात का मन होने की बात कह रहा है। वनीता लगभग 35 की हो चुकी थी। रिजवान उससे उम्र में कुछ कम ही होगा। यह सोचकर जवान प्रेमी से मिलने की बात वनीता के मन को भी परेशान करने लगी। इसलिए एक रोज जब चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी, वनीता ने रिजवान से फ़ोन लगाकर पूछा कि वह दुकान पर है या नहीं, गोश्त लेने आना है। रिजवान ने पूछा, क्यों, शौहर साहब आ रहे हैं? नहीं, मौसम अच्छा है, इसलिए आज मेरा मन गोश्त खाने का हो रहा है। अगर सचमुच मन हो रहा है तो फिर आप क्यों तकलीफ़ करती हैं? इतनी बारिश में मैं खुद ही गोश्त लेकर आ जाता हूँ। रिजवान ने फिर मन शब्द पर काफ़ी जोर दिया था, क्योंकि वह समझ गया था कि गोश्त खरीदने की बात तो एक बहाना है। दरअसल बारिश के मौसम में वनीता का मन किसी और चीज़ के लिए पागल हो रहा है। इसलिए वह भीगता हुआ ताज़ा गोश्त लेकर वनीता के घर पहुँच गया। उसके बाद वही हुआ जो दोनों के मन में था। उस वक्त बच्चे दोनों स्कूल गए थे, इसलिए रिजवान ने वनीता के संग पहली मुलाकात में ही जी भर कर अय्यासी का खेल खेला
उसके बाद इस तरह से मिलने का वादा भी कर लिया। स्त्री हो या पुरुष, नए पार्टनर का साथ अक्सर लोगों को लुभाता है। इसलिए वनीता ने उसे हमेशा मिलते रहने का वादा ही नहीं कर लिया, बल्कि अपने इस वादे को निभाते हुए वह अक्सर 4-6 दिन में रिजवान को अकेले में घर बुलाने लगी। दोनों की यह कहानी लगभग 6 माह तक यूं ही चलती रही। फिर इस कहानी में अचानक रिजवान के पड़ोस में गोश्त की दुकान चलाने वाले इरशाद कसाई भी शामिल हो गया। हुआ यह कि एक रोज इरशाद कसाई ने वनीता को फ़ोन कर बताया कि उसे रिजवान के संग उसके अवैध संबंध की पूरी जानकारी है, इसलिए अगर वह चाहती है कि यह बात मैं बबलू को न बताऊं, तो मुझे भी रिजवान की तरह अपना दोस्त बना लो। फ़ोन पर यह बात सुनकर वह डर गई और वनीता ने यह बात रिजवान को बताई तो रिजवान ने कहा, वैसे तो वह इरशाद को सबक सिखा सकता है, लेकिन ऐसे में बात बाहर निकल सकती है, इसलिए अच्छा है कि तुम इरशाद की बात मान लो। इसके लिए वनीता एकदम से तो राजी नहीं हुई, लेकिन जब रिजवान ने बार बार उसे समझाया तो वनीता राजी हो गई, जिससे इरशाद भी वनीता के घर आने जाने लगा। बबलू को पत्नी के इस नए खेल के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह उसे अभी भी पहले की तरह ही प्यार करता था। इसलिए 2 आशिकों के संग वनीता की प्रेम कहानी आराम से आगे बढ़ती रही। इस दौरान समय के साथ वनीता का बड़ा बेटा प्रशांत जवान हो जाने से इन तीनों की कहानी में मुसीबत बनने लगा। दरअसल प्रशांत के डर के कारण रिजवान और इरशाद को वनीता के घर आकर उसके संग अय्याशी करने में मुश्किल होने लगी, जिससे तीनों ने सलाह कर प्रशांत को नशे की लत लगा दी। जिस रोज रिजवान और इरशाद को वनीता से मिलने आना होता, उस रोज शाम को पार्टी के लिए प्रशांत को बुलाकर उसे पेट भर शराब पिला देते थे और फिर उसको सुरक्षित घर तक छोड़ने के बहाने उसके साथ घर आते हैं, जहां नशे के कारण प्रशांत तो गहरी नींद में सो जाता था, जिसका फ़ायदा उठाकर रिजवान और इरशाद वनीता के संग अय्याशी में डूब जाते थे। लेकिन पाप का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। वही इस मामले में हुआ। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बबलू के घर में रहने से रिजवान, इरशाद और वनीता की मेल मुलाकातों पर पूरी तरह बंदिश लग गई। लेकिन अय्याशी की आदत जिसे लग जाए वो आसानी से नहीं जाती है, इसलिए पति के घर में रहने के बाद भी वनीता मौका पाकर रिजवान और इरशाद से फ़ोन पर इश्क लड़ाती रहती थी। वनीता के दिन भर फ़ोन से चिपके रहने से बबलू को वनीता पर शक होने लगा, इसलिए उसने वनीता के बदले व्यवहार पर नज़र रखना शुरू किया, तो उसे जल्द ही सारी बात समझ में आ गई। इसलिए वनीता को उसने समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ वह यह समझ गया कि वनीता गलत रास्ते पर काफ़ी आगे तक निकल गई है। इसलिए उसने समझाने के बजाय मारपीट से काम लेना शुरू कर दिया। लेकिन वनीता रिजवान और इरशाद के चंगुल में इस तरह फंस चुकी थी कि अब वह चाह कर भी इस अवैध रिश्ते के जाल से बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए जब बबलू ने देखा कि उसका मारपीट का भी वनीता पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने गणेश धाम कॉलोनी का अपना मकान छोड़कर उमड़ी खेड़ा के मकान में आकर रहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जिस कंपनी में बबलू ड्राइवर का काम करता था, उस कंपनी में भी बबलू से दूरी वाले माल ले जाने वाली गाड़ियों पर चलने से मना कर दिया, ताकि वह सुबह घर से निकलकर रात में वापस आ सके। बाणगंगा थाना इलाके के एक सुनसान मैदान में वनीता का बेटा प्रशांत अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। शराब के नशे में प्रशांत ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर डर के मारे दोस्त की हालत खराब हो गई। इसलिए प्रशांत ने उसे साथ बैठकर और शराब पीने के लिए काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन फिर वह वहाँ नहीं रुका। प्रशांत के मुंह से उसके पिता की हत्या की बात सुनकर प्रशांत के दोस्त की नींद गायब हो गई
उसे यही लगता रहा कि कल को अगर इस हत्या की बात पुलिस तक पहुंची तो उसका राजदार होने के कारण वह भी पुलिस के लपेटे में आ सकता है। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अगले दिन 24 फरवरी की शाम को इस बात की जानकारी वाणगंगा थाना टीआई राजेंद्र सोनी को दे दी। मामला गंभीर था, लेकिन पुलिस को एक शर्त यह भी थी कि संभव है कि प्रशांत शराब के नशे में बकवास कर रहा हो। इसलिए श्री सोनी ने जल्दी ही अपने मुखबिरों को उमड़ी खेड़ा के कांकड़ इलाके में रहने वाले ट्रक ड्राइवर बबलू के घर में चल रही गतिविधियों का पता लगाने का काम सौंपा। तो कुछ ही देर में मुखबिरों ने उन्हें यह जानकारी दे दी कि उमड़ी खेड़ा के इस मकान में ट्रक ड्राइवर बबलू लगभग महीने भर पहले ही रहने आया था। इससे पहले वह गणेश धाम कॉलोनी में रहता था। परिवार मोहल्ले में नया आया था, इसलिए पास पड़ोस के लोगों को ज़्यादा जानकारी इस परिवार के बारे में नहीं थी। लेकिन लोगों ने यह जरूर बताया कि कुछ रोज पहले बबलू की पत्नी ने मकान में मजदूरों से खड्डा खुदवाकर सेफ्टी टैंक की मरम्मत का काम करवाया है। मकान में मजदूरों से गड्ढा करवाने की बात सामने आते ही टीआई राजेंद्र सोनी को प्रशांत की बात में सच्चाई नजर आने लगी, क्योंकि उसने अपने दोस्त को यही बताया था कि मां ने पिता की हत्या कर उसे घर में ही दफन कर दिया है। वैसे भी पुलिस की लंबी सेवा के दौरान इस तरह के कई मामले उनके सामने आ चुके थे, जब आरोपी ने शराब के नशे में अपने अपराधों की कहानी उजागर कर दी थी। इसलिए बात में सच्चाई होने का शक होते ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी देकर शाम का सूरज डूबने से पहले ही बाणगंगा पुलिस ने प्रशांत और उसकी 40 वर्षीय मां वनीता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और उसके पति बबलू के बारे में पूछा। बबलू का नाम सामने आते ही वनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह ट्रक लेकर कहीं गया है। कहाँ गया है उसे नहीं मालूम। पुलिस ने जब उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने उस पर कहा कि कोई फ़ायदा नहीं सर, उसका नंबर बंद बता रहा है। लेकिन पुलिस ने उससे मोबाइल नंबर ले लिया, लेकिन पुलिस को मोबाइल नंबर बंद मिला। वनीता कितना सच बोल रही है यह जानने के लिए टीआई श्री सोनी ने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को फ़ोन किया जहां बबलू ड्राइवर की नौकरी करता था। इस पर कंपनी ने बताया कि वह 4 फरवरी से काम पर नहीं आ रहा है, फ़ोन भी बंद कर बैठा है। 1-2 बार उसकी पत्नी ने फ़ोन रिसीव किया था, मगर बबलू से बात नहीं करवाई। इस बात से कहानी साफ हो चुकी थी कि 4 फरवरी से अपने काम से लापता बबलू का मोबाइल वनीता के पास है। इसलिए पुलिस ने माँ बेटे के संग सख्ती से पूछताछ की तो वनीता से पहले उसका बेटा प्रशांत टूट गया। उसने बता दिया कि माँ ने अपने 2 प्रेमी रिजवान कसाई और इरशाद कसाई के साथ मिलकर पिता की हत्या कर लाश को घर में दफन कर दिया है। प्रशांत ने यह भी बताया कि मां के कहने पर उसने भी पिता की लाश को टुकड़ों में काटने में मां के दोनों प्रेमियों की मदद की थी। बेटे ने पिता की हत्या का पूरा राज खोल दिया तो वनीता के पास बचने का कोई बहाना नहीं था, तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे पुलिस ने वनीता के दोनों प्रेमी रिजवान कसाई और इरशाद कसाई को गिरफ्तार करने के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी। लेकिन वनीता को थाने बुलाए जाने की बात पता लग जाने से दोनों फरार हो गए थे, जिन्हें 2 दिन बाद देवास जिले की एक मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एसएसएल के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से वनीता के घर की खुदाई शुरू की, जिससे लगभग 20 रोज पहले दफन किया गया बबलू का शव बरामद किया जा सके। वनीता की निशानदेही पर पहले बाथरूम में खुदाई की गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलने पर जब वनीता से सख्ती की गई तो उसने बबलू का शव कमरे में दबे होने की बात बताई, जहां 6 फीट खुदाई करने पर बोरी में बंद बबलू का शव मिल गया।
लेकिन 100 के नाम पर केवल धड़ था। उसकी गर्दन एवं हाथ पैर कटे हुए थे, जिनके बारे में चारों आरोपियों ने बताया कि 100 के बाकी टुकड़े उन्होंने देवगुड़िया के जंगल में ले जाकर फेंक दिए थे। इसलिए पुलिस ने जंगल में जाकर 100 के बाकी अंगों की खोज की, मगर वहां एक रक्त सनी पॉलीथीन के अलावा कुछ नहीं मिला। जब बबलू गणेश धाम कॉलोनी का अपना मकान छोड़कर उमड़ी खेड़ा के कांकेर में आकर रहना शुरू कर दिया, तब वनीता का प्रेमियों से मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने रिजवान और इरशाद से कोई रास्ता निकालने को कहा, जिससे दोनों ने मिलकर बबलू की हत्या करने का प्लान बनाया। 4 फरवरी 2020 को रिजवान ने सुबह मौका देखकर वनीता को नींद की 5 गोलियां दे गया था। वनीता ने रात के समय दाल बाटी में मिलाकर यह गोलियां बबलू को खिला दी, जिससे उसकी गहरी नींद में सो जाने के बाद वनीता ने अपने दोनों प्रेमियों को बुलाकर गला दबाकर बबलू की हत्या कर दी। कसाई के पेशे से जुड़े होने के कारण बबलू के 100 को टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाने की योजना आरोपियों ने हत्या से पहले ही बना ली थी। इसलिए रिजवान ने नींद की गोलियों के साथ गोश्त काटने वाला चाकू लाकर वनीता को दिया था, जिसे उसने छुपा कर रख लिया था। वनीता ने अपने दोनों आशिक के साथ मिलकर 5 फरवरी को पति की हत्या की। बबलू की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने से पहले ही वनीता, रिजवान और इरशाद ने सामूहिक रूप से बबलू के 100 के पास ही सामूहिक अय्याशी की। इस दौरान शोरगुल सुनकर वनीता के 19 वर्षीय बेटे प्रशांत की नींद टूटने से वह उठकर बाहर आ गया, जिससे उसने पिता के मृतदेह के पास मां को अपने 2 प्रेमियों के संग एक साथ अय्याशी में डूबे देख लिया। यह देखकर रिजवान और इरशाद ने योजना बनाकर बबलू के 100 के टुकड़े करने में प्रशांत को भी शामिल कर लिया, ताकि वह खुद भी अपराध में शामिल होने के कारण किसी के सामने उसका मुंह न खुले। लेकिन शराब के आदि वनीता के बेटे को मां के प्रेम संबंधों की जानकारी पहले से थी। घटना की रात उसने मां को पिता के 100 के पास अय्याशी करते देख लिया था। मां के इस रूप को बेटा पचा नहीं पा रहा था, इसलिए घटना के बाद से वह रोज शराब पी रहा था, जिसके चलते नशे के दौरान उसने पिता की हत्या का राज अपने दोस्त के सामने खोल दिया, जिससे पूरा मामला उजागर हो जाने से तीनों आरोपी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। यह दिखाता है कि वासना और अवैध संबंधों के दलदल में फंसकर न केवल दुख और विनाश की ओर जाता है। वनीता ने अकेलेपन और असंतोष को सही तरीके से संभालने के बजाय धोखा और बेवफाई का रास्ता चुना, जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए तबाही का कारण बना। बबलू का अपने परिवार से दूर होना और वनीता का अपने जीवन साथी से अलग हो जाना उनके बीच की दूरी को बढ़ाता गया। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि परिवार में एक दूसरे के साथ समय बिताना, बात करना और भावनाओं का आदान प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का सबसे दुखद पहलू तब सामने आता है जब उनका बेटा प्रशांत इस गहरे पाप का गवाह बनता है। यह बताता है कि गुनाह चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।